हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मैथ मैजिक परिवार में। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी सीरीज आप लोगों के बीच आ रहा है उसको अच्छी तरह से कवर कर रहे होंगे। चलिए, आज हम लेकर आए हैं टॉपिक नंबर 7 और टॉपिक नंबर 8, जो कि बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित है। देखिए, बजट जो है 2022-23 का है और आर्थिक सर्वेक्षण है जो 2021 और 22 का है। तो पहले आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लेते हैं, इसके बाद बजट पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि पीछे वाले चीज़ों को फिर एक बार रिकॉल करके और आगे वाले जो बजट है पीछे वाले में कितना अनुमान लगाया गया है और जो अगली बार बजट पेश हुआ है उसमें कितना अनुमान हुआ है, कितना पूरा हुआ है, उन चीज़ों को देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर हम लोग को समझ। वीडियो को देखिए, एंड तक देखिए। वीडियो थोड़ा मोड़ा मत देखिए, क्योंकि थोड़ा मोड़ा देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर कोई भी चीज़ बढ़िया से देखा जाता है तो फ़ायदा होता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो बहुत अच्छी तरह से देख रहे होंगे और अच्छी तरह से देखिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि 21-22 का स्टार्ट करते हैं। इसके बाद 22-23 वाला बजट पढ़ेंगे। तो चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण देखिए बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत होता है। एक दिन बजट से पहले प्रस्तुत होता है, ठीक है। जो बजट आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत होता है इसके बाद बजट प्रस्तुत होता है एक दिन बाद। तो चलिए आर्थिक सर्वेक्षण देख लेते हैं। अब आर्थिक सर्वेक्षण के बाद बजट को देखेंगे। तो देखिए, 31 जनवरी 2022 को भारत का आर्थिक सर्वेक्षण का हुआ था। 2021-22 संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, जो कि हम आपको क्या कहें बताए हैं पहले ही। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का जो है प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सन्याल के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक मामलों के विभाग आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया, ठीक है। 1950 से 51 में 1950 से 51 में भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। कब? तो 1950 से 51 में, ठीक है। इसके बाद 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट में यानी कि आम बजट के साथ साथ क्या किया, प्रस्तुत किया गया। यानी कि जो 1951 से यानी कि 1951 में जो बजट प्रस्तुत हुआ वो 1951 से लेकर 1964 तक आम बजट जो था उसी में पेश होता था। लेकिन जैसे 1964 के बाद आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि पेश हुआ, आम बजट से एकदम अलग होकर पेश हुआ। यही कहना चाह रहे हैं इसमें कि देखिए, 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था, लेकिन 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया गया। यानी कि आम बजट से इसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। आप लोग अच्छी तरह से चीज़ों को समझ रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अब देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण इसीलिए हम आर्थिक सर्वेक्षण पहले पढ़ाएं ताकि बजट आप पढ़िएगा तो इसका अनुमान क्या था, इसका कितना रहने का अनुमान था, और आर्थिक 21-22 में जो बजट 22-23 प्रस्तुत किया गया उसमें कितना है उसको आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है कि चैप्टर 8 और चैप्टर 7 यानी कि टॉपिक नंबर 7 और टॉपिक नंबर 8 से पहले 8 पढ़ लीजिए, इसके बाद 7, क्योंकि चीज़ों को ऐसे पढ़ना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अब देखिए, भारत के जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है देख लेते हैं। देखिए, वित्तीय वर्ष जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा, ठीक है। देखिए, 2020-21 का दिया है यहाँ पर। 2020-21 का संशोधित अनुमान दिया है -7.3% जीडीपी में वृद्धि, लेकिन राजकोषीय घाटा 9.2%। 21-22 के अनुसार यानी कि अग्रिम हो गया, इसके अनुसार अग्रिम हो गया 21-22 तो प्लस 9.2% और 6.8% राजकोषीय घाटा। देखिए, 22-23 यानी कि अग्रिम अनुमान ये भी हुआ, क्योंकि 21-22 का ये है। तो 22-23 के अनुसार 8 से 8.5% की वृद्धि किस में, जीडीपी में, और राजकोषीय घाटा अनुमान नहीं है क्योंकि अब आने वाले समय में बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि स्थिर मूल्य यानी कि 11-12 कीमतों पर जीवीए का वार्षिक वृद्धि अनुमान देखिए, अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर और 2020-21 में और 2021-22 में वृद्धि, 20-21 में और 21-22 में वृद्धि कितना है। देखिए, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, कृषि या उससे रिलेटेड जो भी क्षेत्र हैं उससे बात कर रहा है तो प्लस 3.6 की वृद्धि हुई कब, 2020-21 में। और वहीं 21-22 की बात किया जाए तो प्लस 3.9 का वृद्धि किया गया, ठीक है। उद्योग यानी कि खनन और निर्माण सहित सब ले लीजिए, उसमें देखिए -7.0% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ।
किस में 20-21 में, लेकिन जैसे ही 21-22 में गए तो +11.8 के का हुआ वृद्धि हुआ, +11.8 का वृद्धि हुआ। वैसे सेवा क्षेत्र से ले लीजिए तो सेवा क्षेत्र में -8.4 का वृद्धि हुआ 20-21 में, और 21-22 की बात किया जाए तो +8.2 का वृद्धि हुआ। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें अच्छी तरह से आप लोग समझ रहे हैं, इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहेगा। अगर कोई को दिक्कत हो रहा तो वीडियो को फिर से एक बार प्ले करके देख लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ जाइएगा। अब देखिए आगे कह रहा है कि जीबीए यानी कि सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भाव पर विभिन्न क्षेत्रों का परसेंट यानी कि हिस्सा कितना है। ठीक है, देखिए क्षेत्र दिया है, अंतरिम अनुमान दिया है और 21-22 अग्रिम अनुमान दिया है। ठीक है, देखिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र, कृषि और उससे रिलेटेड क्षेत्र 20.2% हिस्सा, 20.2% हिस्सा किसमें अंतरिम अनुमान में, और 21-22 के अग्रिम अनुमान में कितना हिस्सा 18.8% के, 18.8% के। वैसी उद्योग और निर्माण में देख लीजिए, खनन और निर्माण सहित यानी कि उद्योग क्षेत्र में तो 25.9% का हिस्सा, और अग्रिम में यानी कि 21-22 में 28.2% की वृद्धि। आगे देख लेते हैं सेवा क्षेत्र में, तो सेवा क्षेत्र में देखेंगे तो 53.9% हिस्सा, और अग्रिम क्षेत्र यानी कि 21-22 के अनुसार 53% की क्या होगा 53% हिस्सा। ठीक है, आगे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का वास्तविक जीबीए कितना, वास्तविक जीबीए वित्तीय वर्ष यानी कि 20-21 में 20.4 लाख करोड़ एवं 21-22 में 21 लाख करोड़ अनुमानित है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अब देख लेते हैं। देखिए कोरोना महामारी से कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सबसे कम प्रभावित हुआ। इस महामारी से सेवा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ। ये तो स्वाभाविक बात है कि सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावित होगा, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने को मिला हमको। ठीक है, हम लोग को चलिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 दिसंबर 2021 को 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह 13.2 महीने की आयात के बराबर है। भारत दुनिया में चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक है। ठीक है, चलिए, भारत पर विदेशी ऋण सितंबर 2021 के अंत तक 593.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। क्या था, ऋण था। ठीक है, अमेरिकी डॉलर कितना 593.1। केंद्र सरकार का ऋण 2019 में जीडीपी के 49.1% से बढ़कर 2021 में जीडीपी का 59.3% हो गया। वैश्विक महामारी के कारण भी पिछले 2 वर्षों में भारत का भुगतान संतुलन अधिशेष रहा, यानी कि बढ़िया से नहीं रहा। ठीक है, भारत के टॉप 5 निर्यात और आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी निर्यात की जाती हैं और कौन आयात की जाती हैं, ये वस्तुओं को देखते हैं। देखिए निर्यात वस्तु और आयात वस्तु, पहला है पेट्रोलियम उत्पाद, निर्यात में, और आयात में क्या है, कच्चा पेट्रोलियम। निर्यात में है पेट्रोलियम उत्पाद, आयात में है कच्चा पेट्रोलियम। दूसरे स्थान पर है देखिए मोती, दूसरे स्थान पर क्या है, मोती है, कीमती पत्थर है, और आयात में सोना है। तीसरे स्थान पर लोहा और इस्पात है निर्यात में, और आयात में क्या है, पेट्रोलियम उत्पाद। चौथा स्थान पर है ड्रग फार्मुलेशन बायोलॉजिकल, ठीक है, यानी कि दवा बीरो मेडिसिन की बात कर रहा है चौथे स्थान पर, और आयात की बात की जाए तो मोती और कीमती पत्थर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 5वें स्थान पर, तो 5वें स्थान पर सोने और अन्य कीमती धातु के आभूषण जो कि निर्यात किए जाते हैं, और आयात में कोयला, कोक और ब्रिकेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शीर्ष 5 कृषि निर्यात उत्पाद। कृषि निर्यात उत्पाद देखिए, पहला पर समुद्री उत्पाद, दूसरा पर चावल ये बासमती को छोड़कर, तीसरा पर मसाला, चौथा पर चीनी, और 5वां पर भैंस का मांस। ठीक है, आप लोग अच्छे तरह से इसको समझिए। अब आगे कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 यानी कि अप्रैल से लेकर नवंबर तक में टॉप 5 आयात एवं निर्यातक देश। तो देखिए भारत में सर्वाधिक निर्यात किसको करता है, भारत सर्वाधिक निर्यात किसको करता है यानी किसको देता है और किससे लेता है। ये देखिए सबसे ज़्यादा निर्यात करता है अमेरिका को, और लेता है चीन से, यानी कि आयात करता है चीन से। इसके बाद दूसरे स्थान पर यूएई यानी कि दुबई कह लीजिए, और आयात भी करता है दूसरे स्थान पर, निर्यात में भी दूसरे स्थान पर यूएई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए चीन को निर्यात करता है, चीन को तीसरे स्थान पर, और अमेरिका तीसरे स्थान पर आयात के क्षेत्र में।
चौथे स्थान पर बांग्लादेश यानी कि निर्यात में, और आयात में क्या हो जाएगा तो सऊदी अरब हो जाएगा। देखिए निर्यात में हांगकांग 5वें स्थान पर और आयात में क्या हो जाएगा इराक हो जाएगा। यानी कि इस टेबल को आप लोग अच्छे तरह से देख लीजिए, इस टेबल को अच्छे तरह से आप लोग देख लीजिए। इसके बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है जो FDI है, ठीक है। तो भारत में टॉप 3 निवेश करने वाले देश कौन कौन से देश भारत में निवेश करते हैं, यानी कि टॉप 3 तक, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो चलिए पहला भाई सिंगापुर, किसके लिए करता है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इसका है। दूसरे पर है अमेरिका, ऑटोमोबाइल और उद्योग के क्षेत्र में। और तीसरा पर है मॉरिशस जो कि सेवा के क्षेत्र में, ठीक है। आगे है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का स्मरणीय तथ्य। क्या का स्मरणीय तथ्य है इसको देख लेते हैं। देखिए वर्ष 2020-21 में चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन होने का अनुमान है, तो ये है 308.6 मिलियन टन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ष 2021-22 यानी केवल खरीफ फसल के लिए बात कर रहे हैं, तो 21-22 के लिए पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर प्राप्त होने की अनुमान है, तो ये रिकॉर्ड अनुमान है 105.50 मिलियन टन का, ठीक है। आगे भारत में तिलहन उत्पादन यानी कि जो तेल जिससे तेल बनाया जाता है या तेल निकाला जाता है 2016 यानी कि 15-16 से लेकर 20-21 तक कितना प्रतिशत बढ़ा तो 43% बढ़ा है। कितना प्रतिशत 43। अब देखिए आगे देख लेते हैं कि भारत में दलहन उत्पादन 2013-14 से 2021-22 यानी कि चौथा अग्रिम अनुमान है तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है तो 33% की 33% की। दलहन का उत्पादन 21-22 में 257.2 लाख टन था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादन देश है, ठीक है। वैश्विक उत्पाद का कितना परसेंट 25%। अब देखिए गन्ने का औसत वार्षिक उत्पादन कितना है तो 35.5 करोड़ टन है। पाम तेल, जो पाम तेल है, पाम तेल का उत्पादन 19-20 में कितना हुआ तो 2.8 लाख टन हुआ, लेकिन इसका आयात कितना हुआ 88.17 लाख टन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2020-21 के कृषि आधारित उत्पादन और आंकड़े, उसके आंकड़े सर्वे के अनुसार सर्वे किया गया है। देखिए विभिन्न मद 2020-21 में उत्पादन, देखिए तिलहन में 36.1 मिलियन टन, चीनी में 32.6 मिलियन टन, दूध में 210 मिलियन टन। इसके बाद मांस में 8.8 मिलियन टन, मत्स्य में यानी कि मछली की बात कर रहा है 145 लाख टन, और अंडा में 122.11 बिलियन, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए वर्ष 2020-21 में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी थी तो 91 अंडे प्रति वर्ष। वर्ष 2020-21 में दूध की अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितना है तो 427 ग्राम प्रतिदिन है। सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर कितने अनिवार्य कृषि फसलों यानी कि MSP जारी यानी तय करती है तो 22 पर तय करती है, 22 पर तय करती है। कौन कौन से वो 22 हैं उसको देख लेते हैं। देखिए 22 अनिवार्य फसल कौन कौन है, 14 खरीफ फसल पर तय करती है, 6 रबी पर और 2 व्यावसायिक फसल, जैसे व्यावसायिक फसल में जूट हो गया और खोपरा हो गया। व्यावसायिक फसल में जूट और खोपरा शामिल है, यानी कि 14 पर MSP तय करती है जिसमें 14 खरीफ फसल है, 22 पर MSP तय करती है जिसमें 14 खरीफ फसल है, 6 रबी फसल और 2 जो है व्यावसायिक फसल है। नेक्स्ट देखते हैं कि शुद्ध सिंचित क्षेत्र का हिस्सा देश में कुल शुद्ध बुआई की गई क्षेत्र का कितना प्रतिशत है तो यानी कि 49% है। कितना 49%। शुद्ध सिंचित क्षेत्र में 40% नहर प्रणाली के माध्यम से होता है, 40% नहर से और 60% भूजल से। भूजल का मतलब भूमि के जल से यानी कि नलकूप से कह लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वैश्विक उत्पादन में भारत के विभिन्न कृषि मद का स्थान। वैश्विक यानी कि विश्व उत्पादन में, ठीक है, विश्व स्तर पर। तो चलिए विभिन्न मद का उत्पादन और भारत में विश्व का स्थान कितना है, यानी कि भारत का स्थान विश्व में कौन सा बन रहा है, विश्व स्तर पर इस उत्पादन के विभिन्न कृषि मद का स्थान बताना है। तो देखिए अंडा में भारत का स्थान तीसरा है। अंडा में कितना स्थान है, भारत का तीसरा है। मांस में भारत का स्थान 8वां है, मछली में दूसरा है, ठीक है। दूध में पहला स्थान है। पूरे विश्व का 23% भारत में ही उत्पादन होता है। इसके बाद चीनी में भी दूसरा स्थान है। तो सबसे पहले देख लीजिए इसको टेबल के माध्यम यानी कि सरणी के माध्यम से आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। अंडा में तीसरा, मांस में 8वां, मछली में दूसरा, दूध में पहला और चीनी में भी दूसरा स्थान प्राप्त किया है भारत ने। देखिए देश
का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन है? तो चीनी उद्योग है। पहला कपास उद्योग है, पहला पर। दूसरा पर चीनी उद्योग जो कि टेबल के सारणी से में हम लोग पढ़े हैं। और पहला पर कौन है? कपास उद्योग। दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोग करने वाला यानी कि लेने वाला कौन सा है? तो ये भारत ही उपभोग ज़्यादा करता है, यानी कि इसका प्रयोग यूज ज़्यादा करता है। ठीक है। देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार क्या है? तो ये कपड़ा है, कपड़ा उद्योग है। देखिए सबसे ज़्यादा हम लोग का देश भी कृषि प्रधान देश है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है, तो सबसे ज़्यादा कृषि में रोजगार मिलेगा। इसके बाद कृषि के अलावा सेकंड स्थान पर है तो कपड़ा में ज़्यादा रोजगार मिलता है, तो सबसे यही रोजगार सृजन करता है। तो पहला पर कृषि हो जाएगा और दूसरा पर कपड़ा हो जाएगा। भारत वनस्पति तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता नंबर 1 आयातक है। किस में? तो वनस्पति तेल में। ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 21-22 में सड़क निर्माण की सीमा प्रतिदिन कितने किलोमीटर हो गई? तो 36.5 किलोमीटर। वर्ष 2021 यानी कि 2021 में 13,327 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। 64.45 लाख किलोमीटर सड़कों के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। 68,102 किलोमीटर से अधिक मार्ग के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का तीसरा सबसे नेटवर्क का बन गया, सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 5 दिसंबर 2021 तक कुल 6,087 रेलवे स्टेशनों को वाईफाई सुविधा से लैस किया, यानी कि वाईफाई सुविधा दिया गया, यानी कि उसमें हो गया। रेलवे मंत्रालय ने 24 मार्च 2022 के आंकड़े के अनुसार 6100 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा लगा दी गई है। ठीक है। जो 6100 है जो कि लास्ट है वो है उबरानी रेलवे स्टेशन है जो कि 6100 लास्ट है। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय रेलवे ने पुनः किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखे है? तो 2030 तक रखे है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेलवे दिसंबर 2023 तक अपने नेटवर्क 100% विद्युतीकरण करेगी। 2023 तक 24 मार्च 2022 के रेलवे मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोंकण रेलवे 100% विद्युतीकरण हो गया। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नंबर 21 के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नवंबर 2021 में कच्चे इस्पात का उत्पादन कितना मिलियन टन था? तो ये 143.3 मिलियन टन था। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार सेवा क्षेत्र यानी कि FDI अंतर्वाह का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन है? तो भारत है। वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है? कितने? 2020 में तो 4.1% था। 2020 की बात कर रहे हैं। अब देख लेते हैं राज्यों की GVA में सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी। तो देखिए राज्य की बताना है तो देखिए चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा 74% सेवा क्षेत्र में हिस्सा है और सबसे कम है हिस्सा सिक्किम का 24.25%। अपना बिहार का देख लेते हैं तो 57.14% है। ठीक है। नेक्स्ट वित्त वर्ष 21-22 यानी कि अप्रैल से लेकर दिसंबर में सेवा व्यापार। देखिए सेवा निर्यात है 177.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सेवा आयात में 103.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। शीर्ष सेवा निर्यात में कंप्यूटर व्यवसाय परिवहन सेवाएं में कुल निर्यात सेवा में 80% हिस्सा किसका रहा? कंप्यूटर का रहा। शीर्ष सेवा आयात में व्यापार परिवहन यात्रा कंप्यूटर सेवा में कुल आयातों का 75% हिस्सा व्यापार सेवा में रहा। ठीक है। देखिए नवंबर 2021 में विश्व के आंकड़े के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है और यह 2008 से लगातार है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः चीन और मैक्सिको है। देखिए पहले स्थान पर भारत है जो कि 2008 से लगातार बने हैं अपने रैंक पर, और दूसरा स्थान पर चीन है और तीसरा पर क्या है? मैक्सिको है। वर्ष 2021 में कुल 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारत में प्रेषण अंतर्वाह हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपात सितंबर 2021 के अंत तक कितना है? तो 6.9% था। ठीक है। इसी अवधि में शुद्ध गैर निष्पादित अग्रिम अनुपात 2.2% था। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त
यानी कि CPI मुद्रास्फीति 2021-22 यानी कि अप्रैल से दिसंबर में कितनी प्रतिशत वृद्धि देखी गई? तो ये 5.2% वृद्धि देखी गई। देखिए थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2021-22 यानी कि अप्रैल से लेकर दिसंबर के दौरान कितनी प्रतिशत वृद्धि देखी गई है? तो 12.5% वृद्धि देखी गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार देखिए भारत में विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। भारत में विश्व का सबसे 10वां बड़ा वन क्षेत्र है। पहला रूस, दूसरा पर ब्राज़ील, तीसरा पर कनाडा और भारत का स्थान कौन सा है? 10वां है। अपने देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में विश्व में भारत का स्थान 8वां है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वाला देश ब्राज़ील है जो कि 59%, दूसरा स्थान पर पेरू, तीसरा स्थान पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत 2010 से 2020 के दौरान अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है, यानी कि बढ़ाने के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है। भारत के कुल वनों आच्छादित क्षेत्र विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2% है। कितना है? 2%। देखिए वर्ष 2011 से 21 के दौरान भारत के फॉरेस्ट कवर में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 3% की वृद्धि देखी है। विश्व खाद्य प्रणाली वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 5वां हिस्सा योगदान करती है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को कब अधिसूचित किया गया था? तो 2021 में अगस्त 2021 में संशोधित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो 1 जुलाई 2022 एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना इसका उद्देश्य था। देखिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 2017 को आधार वर्ष लेते हुए किस वर्ष तक PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता में 20 से 30% की कमी हासिल करना है? तो 2024 तक इसका लक्ष्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गंगा नदी जो भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, भारत के जल संसाधन में कितना प्रतिशत योगदान करती है? तो ये 28% योगदान करती है। देखिए गंगा नदी बेसिन देश की एक चौथाई से अधिक भूमि क्षेत्रों को कवर करती है तथा इसकी आबादी लगभग 43% कवर करती है। ठीक है, 5 जून 2021 को प्रधानमंत्री जी घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण यानी कि मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? तो 2025 तक। पहले यह लक्ष्य 2030 तक रखा गया था, लेकिन इसको घटा कर क्या गया? 25 कर दिया गया। देखिए पेट्रोल में 10% इथेनॉल का 2022 तक सरकार ने रखी थी, लेकिन 2000 यानी कि 5 महीने पूर्व ही इसको क्या कर लिएगा? पहले ही पूरा कर लिया गया। ठीक है, जून 2021 में परख नामक एक पोर्टल स्थापित किया गया जिसके तहत मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भौगोलिक सूचना प्रणाली पर मापा जाएगा। कौन सा पहल है? तो परख पहल के अनुसार। ठीक है, भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से फार्मास्यूटिकल उत्पादन में दुनिया में कौन सा स्थान है? तो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत वैश्विक आपूर्ति में 20% हिस्सेदारी के साथ जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। भारत में घरेलू विमानन यातायात वर्ष 2013-14 में लगभग 61 बिलियन से दोगुना से अधिक होकर 2019-20 में लगभग 137 मिलियन हो गया। भारत में 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं। वर्ष 2021 के दौरान इन बंदरगाहों पर यातायात 672.68 मिलियन टन था। फरवरी 2021 में ही बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 को अधिसूचित किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 100 वर्ष से अधिक पुराने अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 को प्रतिस्थापित करके कौन सा अधिनियम लाया गया? तो ये लाया गया अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021। भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। ठीक है, भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या मार्च 2021 में कितनी मिलियन हो गई है? तो 1200 मिलियन यानी कि 1200.88 मिलियन हो गई है। देखिए मार्च 2021 में 45% टेलीफोन उपभोक्ता ग्राहक ग्रामीण भारत में और 55% शहरी क्षेत्र में, यानी कि गाँव में 45% और शहरी इलाकों में कितना %? 55%। ठीक है,
भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या जून 2021 में कितनी मिलियन हो गई? तो 833.71 मिलियन, 833.71 मिलियन हो गई। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कोविड-19 की दूसरी लहर किस महीने में चरम पर पहुंच गई? यानी कि मई 2021 में। प्रथम लहर 2020 में यानी कि सितंबर में चरम सीमा पर थी। ठीक है। वर्ष 2020-21 के दौरान कच्चे तेल संघनित उत्पादन 30.49 मिलियन मीट्रिक टन था। भारत अपनी कच्चे तेल आवश्यकताओं का 80% से अधिक को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर है? आयात पर निर्भर है। चलिए टेबल को देख लीजिए, सारणी को देख लीजिए। विभिन्न मद 20-21 में उत्पादन, कच्चे तेल का उत्पादन 30.49 मिलियन मीट्रिक टन, प्राकृतिक गैस का 28.67 बिलियन क्यूबिक मीटर, पेट्रोलियम उत्पादन में 233.51 मिलियन मीट्रिक टन। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्टार्टअप्स की संख्या वर्ष 2021-22 में बढ़कर 14,000 से अधिक हो गई। बंगलोर की जगह अब भारत की स्टार्टअप राजधानी कहाँ हो गई? तो दिल्ली हो गई। पहले बंगलोर था, अब उसको दिल्ली कर दिया गया। भारत अमेरिका तथा चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। यानी कि अमेरिका चीन के बाद भारत तीसरा बन गया है। 44 भारतीय स्टार्टअप ने वर्ष 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया। किसका? यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब आगे समझाते हैं आपको क्या कर रहे हैं। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? जिससे भारत में यूनिकॉर्न की कुल संख्या जनवरी 2022 में 83 हो गई। देखिए भारत के मार्च 2022 तक 65,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हो गए। $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली स्टार्टअप कंपनी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। जो कंपनी $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली कंपनी हो जाएगी उसको यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाएगा। ठीक है। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या कितनी हो गई? तो 101 हो गई। वर्ष 2021 में केवल 47 नए स्टार्टअप अंतरिक्ष क्षेत्र में बने। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान कितना % है? तो ये है केवल 2%, केवल 2%। तो चलिए हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण को अच्छी तरह से देख लिए। इसके बाद हम देखेंगे बजट को। ठीक है। तो चलिए बजट को देखते हैं, बजट को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आर्थिक सर्वेक्षण आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद अगर बजट 22-23 का देखेंगे तो अच्छी तरह से और समझ पाएंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं बजट को। चलिए देखिए आ गए हम फाइनली बजट पर, बजट 2022-23 पर। ठीक है। चलिए बजट को स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के यानी कि केंद्रीय बजट 2022-23 वाला हम बोल रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 का था, लेकिन बजट कितना है? 22-23 यानी कि इस वर्ष का है। तो केंद्रीय बजट 2022-23 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को संसद में पेश किया। इस बजट को सरकार ने अमृतकाल के बजट के लक्ष्य के रूप में नामित किया। ठीक है। अमृतकाल के बजट के लक्ष्य के रूप में नामित किया। भारत अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। 25 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद हम @ 100 यानी कि आज़ादी के 100वां वर्ष पर पहुंचेंगे। सरकार का उद्देश्य अमृतकाल के निर्धारण या निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जो इस प्रकार है। चलिए अमृतकाल के लक्ष्य को देख लेते हैं। देखिए पहला है कि सूक्ष्म आर्थिक स्तर समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास को सहायता करना, पहला। दूसरा है डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना। और तीसरा है सार्वजनिक पूंजी निवेश। सार्वजनिक पूंजी निवेश यानी कि सरकारी हो गया की सहायता से निजी निवेश को प्रोत्साहन करें, यानी कि प्राइवेट को। ठीक है। प्राइवेट को कर देना, प्रोत्साहन देना। ये 3 लक्ष्य था इनका। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया। 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया। ध्यान रखें आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार यह अनुमान 8 से 8.5% है। आप लोग को पीछे आर्थिक सर्वेक्षण में हम देखें कि 8 से 8.5 तक, और इसमें क्या है 22-23 के अनुसार 9.2% रहने का अनुमान है। ठीक है। कुल 39.45 लाख करोड़ का बजट है। कितना का? 39.45 लाख करोड़ यानी कि 39,44,909 करोड़ का बजट है।
इसमें देख लेते हैं कि कितना प्राप्त हुआ, कितना खर्च हुआ, इसको सबसे पहले देखना बहुत ज़रूरी है। तो उतना का लक्ष्य था 39,44,909 करोड़ का। देखिए कुल प्राप्तियाँ होने का अनुमान, कुल प्राप्तियाँ होने का अनुमान देखिए राजस्व प्राप्तियाँ यानी कि 22,04,422 करोड़, 22,04,422 करोड़। और पूंजीगत प्राप्तियाँ जो है, पूंजीगत प्राप्तियाँ 17,40,487 करोड़। ठीक है, अब कुल खर्च होने का अनुमान देख लेते हैं कि कुल खर्च होने का अनुमान देखिए राजस्व जो खर्च है, राजस्व खर्च उसमें 31,94,663 करोड़ और जो पूंजीगत खर्च है 7,50,246 करोड़। देखिए बजट घाटा बराबर इस बार शून्य है क्योंकि जितना कुल प्राप्त हुआ है उतना कुल खर्च हुआ है, यानी कि बजट बराबर कुल प्राप्तियाँ माइनस कुल खर्च होता है जो कि 0। ठीक है, चलिए सारणी के अनुसार देख लेते हैं। देखिए 2021-22 का संशोधित अनुमान और 2022-23 का बजट अनुमान। 21-22 जो कि आर्थिक सर्वेक्षण में भी हम लोग देखे हैं और 22-23 का बजट का अनुमान। ठीक है, तो चलिए अच्छी तरह से इसको समझते हैं। देखिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.9% 21-22 के अनुसार। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मूल्य दिया है, मूल्य आप लोग देख लीजिएगा, मूल्य हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, देखिए जीडीपी का 6.9% और 2022-23 के अनुसार जीडीपी का कितना परसेंट 6.4% रहने का अनुमान है। ठीक है, राजस्व घाटा जीडीपी का 4.7% 21-22 के अनुसार था और 22-23 के अनुसार 3.8% रहने का अनुमान है। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 3.7% था यानी कि 21-22 के अनुसार और जीडीपी का 2.6% 22-23 के अनुसार रहने का अनुमान है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा को देख लेते हैं, जीडीपी का 3.3% 2021-22 के अनुसार और 22-23 के अनुसार जीडीपी का 2.8% रहने का अनुमान है। तो चलिए आज आप लोग अच्छी तरह सारणी के अनुसार 21-22 और 22-23 को एकदम कोरिलेट करके पढ़ लिए। अब देखते हैं आगे। देखिए नोट्स दे रहे हैं, कह रहा है कि वर्ष 22-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होगा। अगला कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 22-23 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,61,196 करोड़ यानी कि 16.62 लाख करोड़ कह सकते हैं इसको लगाया गया। मतलब इस बार सरकार को 16.62 लाख करोड़ रुपया उधार यानी कि क्या करना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा। ठीक है, सरकार ने वर्ष 2025 से 26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना परसेंट करने का 4.5% करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है, किस किस क्षेत्र से आता है, तो देख लेते हैं। चलिए देखिए रुपया कहाँ से आता है, बजट 2022-23 के शीर्ष 5 मत कहाँ कहाँ से रुपया आता है। देखिए उधार और अन्य देयताएं से, उधार और अन्य देयताएं से 35%, माल और सेवा कर से 16%, निगम कर से 15%, आयकर से भी 15% और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब आगे देख लीजिए, कह रहे कि रुपया कहाँ जाता है, रुपया को कहाँ हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ जा रहा है। तो देखिए बजट 22-23 के शीर्ष 5 मत, ब्याज अदायगी में 20% जा रहा है, करों या शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 17% हो जा रहा है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 15%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 10% और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं में कितना परसेंट, तो 9% है। कितना परसेंट, 9%। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए सरकार PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव यानी कि स्कीम 14 सेक्टरों में यानी कि 14 सेक्टरों में क्या किया गया, लाया गया, जिसमें 14वां सेक्टर ड्रोन को माना गया। 14वां सेक्टर कौन है, ड्रोन है। सरकार ने बजट 22-23 में PLI स्कीम के तहत 5G के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने का जोर दिया है। हो सकता है सरकार आगे चलकर 5G को PLI स्कीम में 15वां सेक्टर घोषित कर दे। ठीक है, यानी कि वर्तमान में अभी 14 है, 14वां क्या है, ड्रोन है
और 5G प्लान को भी 15वां में लाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आगे चलकर उसका प्लान उनका हो तो वो 15वां घोषित हो जाए। ठीक है, चलिए बजट 22-23 में PLI के 14 सेक्टरों में से एक सेक्टर हाई इफिशियंसी सोलर PV मॉड्यूल पर 19,500 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की गई। इसके तहत भारत 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। कितना? 280 गीगावाट। देखिए COP26 में प्रधानमंत्री ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से सिर्फ सौर ऊर्जा से 280 गीगावाट प्राप्त करना था। 500 रखा था जिसमें से 280 किसे सौर ऊर्जा से प्राप्त करना था। सरकार इन 14 सेक्टरों में 60 लाख नई नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य भी रखा है। जो 14 सेक्टर हम लोग देखे हैं उसमें 60 लाख नौकरी नया सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। सरकार अगले 25 साल भारत यानी कि एट द रेट कौन, अभी अमृतकाल महोत्सव चल रहा है तो उसमें का, ठीक है, तो एट द 100 के अमृतकाल में प्रवेश करते हुए बजट 22-23 में 4 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की हैं। वो विकास के 4 प्राथमिक स्रोत कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। देखिए पहला है PM गति शक्ति, दूसरा है समावेशी विकास, तीसरा है उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना, और चौथा है निवेशों का वित्त पोषण। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरह से 4 जो योजना है उसको देख लिए। अब आगे देखते हैं कि केंद्रीय बजट 22-23 टू दी पॉइंट, यानी कि केंद्रीय बजट जो 22-23 है उसको देख लेते हैं। देखिए PM गति शक्ति पहला था, उसके अनुसार देखिए सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, पतन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना, यानी कि इसके अनुसार 7 निर्धारित किए गए हैं। PM गति शक्ति के अनुसार कितने? 7 निर्धारित किए हैं। सरकार के अनुसार ये 7 इंजन एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे। अर्थव्यवस्था को क्या करेंगे? आगे ले जाएंगे। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत महत्वपूर्ण घोषणाएं। देखिए पहला सड़क परिवहन, 7 हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो पहला सड़क परिवहन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। कितना? 25,000 नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। वित्त वर्ष 22-23 में PPP मोड पर आधारित 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आरंभ की जाएगी। कितना? 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। अब देख लेते हैं रेलवे में देख लेते हैं एक स्टेशन एक उत्पाद, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की अवधारणा रेलवे में लाई जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 22-23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच यानी कि सुरक्षा प्रणाली है कवच जोड़ा जाएगा। कवच है कि एक ही पटरी पर 2 ट्रेन आ रही है तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कवच की प्रणाली का क्या किया गया? कवच का निर्माण किया गया। तो कितना? 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को क्या कर जोड़ा जाएगा। अगला कह रहा है कि अगले 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। कितना? 400 नए वंदे भारत। अगले 3 साल में 100 PM गति शक्ति, कितना? 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। नोट में दे रहा है कि मार्च 2022 में भारत का पहला PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल आसनसोल डिवीजन में थापनगर स्टेशन के पास, यानी कि कहाँ पड़ता है? झारखंड में, शुरू किया गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम। रोपवे अब सार्वजनिक परिवहन के रूप में प्रयोग होगा। इसे पर्वतमाला परियोजना में शामिल किया गया, यानी यह अब तक सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में आ जाएगा। ठीक है, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के विकास में PPP मोड पर एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। विकास कार्यक्रम का किया जाएगा, चलाया जाएगा। वर्ष 22-23 में 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी, जिसकी कुल लंबाई जो होगी वो 60 किलोमीटर होगी। कितना होगी? 8 परियोजनाओं को, यानी कि 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत किया जाएगा, जिसका लंबाई कितना होगा? 60 किलोमीटर होगा। सरकार ने राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपया ब्याज मुक्त लोन, यानी कि कितने?
50 साल के लिए देगी। 1 लाख करोड़ ब्याज मुक्त 50 साल के लिए देगी, जिसके तहत राज्य अपने अपने क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। यानी कि सरकार 1 लाख करोड़ रुपया ब्याज के रूप में देगी। कितने साल के लिए? 50 साल के लिए। काहे लिए? कि अपने अपने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या किया जाए? बढ़ावा दिया जाए। अब आगे देख लेते हैं कृषि। देखिए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज, देखिए वर्ष 2023 जो था उसको अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, ध्यान रखें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मार्च 2021 में भारत की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया, जो कि आप लोग को हम बताएं हैं कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, देखिए अगला है कि गंगा नदी के दोनों तरफ 5 किलोमीटर में किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती करने पर बढ़ावा दिया जाएगा। जो भी गंगा क्षेत्र के दोनों तरफ, यानी कि गंगा क्षेत्र जैसे बीचों बीच बह रही है, उनके दोनों क्षेत्रों में किसानों को रसायन मुक्त प्रकृति यानी बिना खाद के या बिना कीटनाशी के, ठीक है, खेती को बढ़ावा देने का किया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। अगला कह रहे हैं कि खेतों में कीटनाशियों का छिड़काव करने और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। यानी कि जो भी किसान खेती कर रहे हैं तो कीटनाशी का छिड़काव करना है तो उसके लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। यानी कि ड्रोन ऊपर से छिड़काव किया जाएगा, जैसे बारिश पड़ता है उसी की तरह। ठीक है, नेक्स्ट बजट 22-23 में 5 नदी लिंक परियोजनाओं को जोड़े जाने की घोषणा की है, जो निम्न प्रकार से देख लेते हैं। वो 5 कौन कौन से हैं? देखिए पहला है दमन गंगा से पिंजल, दमन गंगा और पिंजल को लिंक किया गया है। दूसरा है पार तापी और नर्मदा। तीसरा है गोदावरी कृष्णा। चौथा है कृष्णा पेनार और पांचवा है पेनार और कावेरी। देखिए नदी लिंक परियोजना है तो अच्छे तरह से इसको देख लीजिए। पहले दमन गंगा पिंजल, दूसरा पार तापी नर्मदा, तीसरा गोदावरी और कृष्णा, चौथा कृष्णा पेनार और पांचवा पेनार कावेरी। ठीक है, आगे कह रहा है कि 44,605 करोड़ यानी कि 44,605 करोड़ रुपये की लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को चालू किया जाएगा। केन नदी का पानी बेतवा में जाएगा। इस परियोजना से 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए बनाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए दी जाने वाली टॉप 3 सब्सिडी कौन कौन सी सब्सिडी दी जा रही है, यानी कि 22-23 के अनुसार। तो देखिए फूड सब्सिडी यानी कि खाद्य पदार्थों पर 2,06,831 करोड़ 2,06,831 करोड़। फर्टिलाइज़र यानी कि कृषि पर 1,05,222 करोड़ और पेट्रोलियम पर सब्सिडी दिया जा रहा है 5 लाख यानी कि 5,813 करोड़ 5,813 करोड़। इतना रुपया खर्च किया जा रहा है सब्सिडी पर। ठीक है, 2022-23 के अनुसार। अब आगे देख लेते हैं शिक्षा पर। पीएम ई विद्या योजना के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12 टीवी चैनल से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल में किया जाएगा। यानी कि पहले 1 टीवी 1 चैनल के अनुसार 12 क्या था टीवी चैनल था, उसको अब बढ़ा कर कितना कर दिया गया? 200 चैनल कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देख लेते हैं कि इससे सभी राज्य 1 से 12 तक की कक्षा के छात्रों के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुपूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। यानी कि कहने का मतलब इसलिए ये स्टार्ट किया गया है कि जो भी 1 से 12 तक की कक्षा था, मान लेते हैं कि कोरोना आया तो कोरोना महामारी के चलते सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, बाहर नहीं हुए, इसके चलते शिक्षा बाधित हो सकती थी। इसीलिए इसको क्या किया गया कि जिसे टीवी आप लोग घर में देख रहे हैं उसी को देखते हुए उसी पर अब चैनल आएगा और अपने क्षेत्रीय भाषा में, यानी कि 200 चैनल पर 200 भाषाओं में हो गया ना, तो अपने अपने क्षेत्रीय भाषा में अपना सब्जेक्ट आदमी देख लेगा और स्टूडेंट देख लेगा और क्या करेगा, उसको पूरा कर सकेगा घर पर ही। इसीलिए इसको क्या किए गए हैं, बनाया गया है। आगे देख लेते हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत कौशल को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाओं में
समकालीन शिक्षण परिवेश के लिए 75 स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी। बजट में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। यह विश्वविद्यालय नेटवर्क आधारित हब स्कोप मॉडल पर बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य में कह रहा है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को लागू किया जाएगा। दूसरा कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके लिए 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर का एक नेटवर्क स्थापित होगा। देखिए, निमहांस नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा और IIITB बेंगलोर तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। आगे है कि महिलाओं और बच्चों के समग्र स्वास्थ्य के लाभ के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा। देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत जितनी भी योजनाएं थी सभी योजनाओं को मिलाकर ऊपर दिए गए योजनाओं में बांट दिए गए, यानी कि जितना भी पहले योजना था उसको मर्ज करके मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 को क्या कर दिए गए, 4 को बना दिए गए। ठीक है, 2 लाख आंगनबाड़ी को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में क्या किया गया, समन्वय किया जाएगा। 2 लाख आंगनबाड़ी को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में समन्वय किया जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि MSME। ठीक है, MSME को लाभ पहुंचाने के लिए उद्यम, ई-श्रम, NCS और SM पोर्टल को एक साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, ECLGS जिसका होता है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 130 लाख से अधिक MSME को अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। आगे कह रहा है कि MSME से संबंधित क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज स्कीम, जिसका होता है CGTMAC को पुनर्जीवित किया जाएगा। पुनर्जीवित मतलब फिर से लागू किया जाएगा। ठीक है ना, इससे MSME उद्यमों को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा इसी के तहत। ठीक है, आप लोग अच्छे तरह से इसको समझिए। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 वर्ष में 6000 करोड़ रुपए के परिव्यय से RAMP प्रोग्राम, यानी कि RAMP का मतलब होता है रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। क्या किया जाएगा, उसको शुरू कर दिया जाएगा। अब देखिए, CGTMAC के पुनर्द्वार। दूसरा है यानी कि MEC के लिए घोषणाएं कौन कौन से किए गए हैं, तो अब हम पीछे पढ़े हैं कौन कौन से घोषणा किए गए। तो एक घोषणा किए गए CGTMAC का पुनर्द्वार। दूसरा किया गया है ECLGS को लागू करना और हॉस्पिटैलिटी एवं संबंधित उद्योगों पर विशेष ध्यान देना। तीसरा है MSC को कामकाज के बढ़ाना और इसे तेजी लाना। और चौथा विभिन्न पोर्टलों पर का इंटरलिंकिंग करना। ठीक है, तो ये 4 घोषणा की गई हैं। आगे है PM डिवाइन, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, PM डिवाइन, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन योजना उत्तर पूर्व परिषद के माध्यम से चलाई जाएगी। उत्तर पूर्व परिषद के माध्यम से क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। इस योजना के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यानी कि जो उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास है उसको विकास करने के लिए 1500 रुपये का किया 1500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम 112 जिलों में लागू होगा। ये जो है महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, ये महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम 112 जिलों में क्या होगा, लागू होगा। इसके तहत जिस जिले में ब्लॉक में विकास कम हुआ है, यानी कि जिस जिले के ब्लॉक में विकास कम हुआ है उस पर वित्तीय वर्ष 22-23 में इस कार्यक्रम पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। स्वाभाविक बात है कि जो भी प्लान आता है जहाँ कम विकास हुआ होता है वहाँ पर वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। ठीक है, तो उसी को कह रहा है कि जहाँ जिस ब्लॉक में विकास कम हुआ है उस ब्लॉक में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। आगे देख लीजिए, वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम।
इसके तहत उत्तर बोर्ड सीमावर्ती क्षेत्रों में, उत्तर बॉर्डर यानी कि उत्तर बॉर्डर का मतलब ऊपर में, ठीक है, ऊपर में उत्तर की ओर उत्तर बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्रों में जो गांव हैं उसमें से जो भी गांव विकास के लाभ से वंचित रहे, यानी कि विकास के लाभ से कहने का मतलब है कि जो विकास नहीं हो पाया है वहाँ पर, जो बॉर्डर के नज़दीक सटे हुए गांव हैं उसमें लाभ से वंचित रह गए हैं, उस स्तरीय गांव को या उत्तरीय गांव को इस कार्यक्रम के अंतर्गत ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। वर्ष 2022 में 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। अगला है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना होगी। ठीक है। आगे, इस अमृतकाल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और ईज ऑफ लिविंग के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। इसके अंतर्गत परिवेश पोर्टल के माध्यम से किसी भी तरह की ग्रीन क्लियरेंस दिया जाएगा, जैसे इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड CRZ क्लियरेंस। ठीक है। कंपनी को आसानी से बंद समापन करने के लिए CPS की स्थापना की जाएगी, CPS की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट कर रहा है कि ABCG प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो कि जनवरी 2022 में कर्नाटक सरकार ने बेंगलोर में भारत का पहला ABCG सेंटर का गठन किया। वित्तीय वर्ष 22-23 में एम्बेडेड चिप आधारित ई-पासपोर्ट्स जारी किया जाएगा, एम्बेडेड चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए शहरी क्षेत्रों में स्थान की कमी पर विचार करते हुए बैटरी अदला बदला नीति, कौन सा नीति, बैटरी अदला बदला नीति यानी कि बैटरी स्वीपिंग पॉलिसी लाई जाएगी, बैटरी अदला बदला नीति लाई जाएगी। नेक्स्ट कर रहा है कि भू दस्तावेज के IT आधारित प्रबंधन हेतु यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कौन सा, भू दस्तावेजों के IT आधारित प्रबंधन हेतु यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है। दूर दराज के क्षेत्रों में यानी कि क्षेत्रों सहित सभी ग्रामों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया। कितना तक, 2025 तक। वित्तीय वर्ष 22-23 में हर घर नल जल के तहत और 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। कितना, 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। अभी तक 8.7 करोड़ परिवार कवर हो चुके हैं। आगे कह रहा है कि वर्ष 22-23 में PM आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। कितना, 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 22-23 से RBI के द्वारा डिजिटल रुपये लाने की घोषणा वित्त मंत्री ने की। कौन सा, तो डिजिटल रुपये लाने की। अब ताप विद्युत संयंत्र में नेक्स्ट कर रहा है कि अब ताप विद्युत संयंत्र में 5% से 7% हिस्सा बायोमास के रूप में जलाया जाएगा, जिससे प्रति वर्ष 38 MMT, ठीक है, CO2 की बचत होगी। कितना, 38। नेक्स्ट कर रहा है कि उद्योगों के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तन करने हेतु 4 प्राइवेट परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। 4 प्राइवेट परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। वित्त वर्ष 22-23 में हरित और संरचना के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। वर्ष 22-23 में सहकारी समितियां और कंपनी दोनों समानता लाने के लिए टैक्स की दर 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है। कितना, 18.5 से घटाकर 15% कर दिया गया है। पहले सहकारी संगठन समितियां 18.5 टैक्स देती थी और कंपनी 15% देती थी। ठीक है। देखिए, नागरिकों को कौशल प्रदान करने के साथ साथ आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड यानी कि देश स्टॉक ई-पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि नागरिकों को सशक्त बनाना, ताकि वे ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से अपना कुशलता का विकास कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है
कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के तहत विवादों के समय पर निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के तहत विवादों के समय पर निपटारे के लिए, यानी कि जो विवाद हो उस समय पर उसका निपटारा हो जाए, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का स्थापित किया जाएगा। अगला कह रहा है कि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति जैसे क्रिप्टो से हुई आय पर 30% की दर से टैक्स लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? टैक्स लिया जाएगा। आगे कह रहा है कि कांटे एवं तरासे, यानी कि कांटे एवं तरासे जो हीरा है उसके लिए बोल रहा है कि कांटे एवं तरासे गए हीरे एवं रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क कम करके 5% कर दिया गया है। देखिए, जो भी काटे गए हीरा है और तरासे गए पत्थर है उस पर टैक्स कम कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? मात्र 5%। सिर्फ काटे गए हीरे पर 0 सीमा शुल्क लगेगा। सिर्फ काटे गए हीरे पर 0 सीमा शुल्क लगेगा। देखिए नेक्स्ट है सहकारी, यानी कि सरकारी समितियों पर सरचार्ज, यानी कि अधिभार की दर को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया। 12 से घटाकर कितना? 7 कर दिया गया। बजट 22-23 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च, यानी कि टॉप 3 कौन कौन सी योजना है? देखिए, पहला है मनरेगा जिस पर 73,000 करोड़ का खर्च है। दूसरा PM किसान जो कि 68,000 करोड़। तीसरा जल जीवन मिशन जो कि 60,000 करोड़ का खर्च है। ठीक है। नेक्स्ट है बजट 22-23 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च। बजट 22-23 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च, यानी कि टॉप 3 कौन कौन खर्च है? देखिए, रक्षा मंत्रालय पर इतना खर्च किया गया है, यानी कि 5,25,166 करोड़। उपभोक्ता मामले यानी कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पर 2,17,684 करोड़। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पर 1,99,108 करोड़ रुपया। तो चलिए, हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण के साथ साथ बजट भी आज कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा। अगर एक बार में समझ ना आए तो इसको फिर से देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।